दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी यहाँ पर मेरे फौजी भाई ड्यूटी दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स से पर्टेन करते हो, चाहे वो नेवी से या आर्मी से, डीएससी से, कहीं से भी वो पर्टेन करते हो या और रिटायर आ चुके हो, वेटरन्स हो, एक्स सर्विसमैन हो। आज हम बात करेंगे सीजर डिजीज के बारे में। सीजर बोले तो जिसे हम लोग साफ तौर पे हिंदी में हम लोग मिर्गी कहते हैं या इंग्लिश में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिट्स आना भी बोल सकते हैं, या फौज की भाषा में जिसे मेडिकल कैटेगराइजेशन जिसको डिजीज को डायग्नोस किया गया है उसमें सीजर आमतौर पे उसको कहा जाता है। लेकिन फिट्स आना यानी कि उसको मिर्गी का दौरा आना जिसे हम लोग कहा करते हैं, तो ये मिर्गी का दौरा आना जो है ये एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और नंबर दूसरा जो फौज में नौकरी करते हैं, जो हमारे फौज में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके सर में कभी चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, या उनको कोई स्ट्रेस ड्यू टू मिलिट्री स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के द्वारा जो है उनको मिर्गी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है फौज के साथ रहने से। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या ये एग्रीवेटेड की समस्या है, क्या ये एट्रिब्यूटेबल की समस्या यानी कि फौज में रहते हुए ये डिजीज उत्पन्न हुई है, या एट्रिब्यूटेबल है यानी कि फौज में उसको शामिल है, उसका चोट कारण है, एट्रिब्यूटेबल है। तो आज हम बात करेंगे इसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट की, किस प्रकार से इसमें डिसेबिलिटी असेसमेंट मिल पाएगा, कितनी परसेंट डिसेबिलिटी मिल पाएगी, कितना परसेंट इम्पेयरमेंट दिया जाएगा, यानी कि जवान जब मेडिकल कैटेगरी यानी कि लो मेडिकल कैटेगरी हो जाएगा तो उसको कितने परसेंट इम्पेयरमेंट दी जाएगी या डिसेबिलिटी असेसमेंट दी जाएगी, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, सीधे ज्यादा बातचीत न करते हुए सीजियर या एपिलेप्सी हम लोग इसे बोल सकते हैं। दिस इज ए डिजीज विच में डेवलप एट एनी एज विदाउट ऑब्वियस डिस्कवरेबल कॉजेज। ये किसी भी समय किसी भी टाइम हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, छोटों को भी हो सकता है, किसी भी समय पर हो सकता है। द पर्सन हु डेवलप एपिलेप्सी व्हाइल सर्विंग इन फोर्सेस आर कॉमनली एडोलेसेंट्स विद और विदाउट असर्टेनेबल फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इसमें जब भी आपको यानी कि फिट्स आता है, जिसे हम लोग मिर्गी का दौरा कहते हैं, जब आपको पलटन में यानी कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी यूनिट के दौरान आपको फिट्स आएगा जिनके मिर्गी का दौरा आ गया, तो ये बहुत घातक होता है। सीजर जो होता है बहुत घातक बीमारी होती है एक फौजी जवान के लिए, क्योंकि जब वो ड्यूटी कर रहा होता है तो उसके साथ नुकसान हो सकता है, खासतौर पे फायर वाले हिस्सा में या ऊंचाई वाले इलाके में, खासतौर पे इन्फेंट्री, पैरा कमांडोज, एनएसजी, इन ये भी जो जॉब है उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जब भी आप ड्यूटी होते हैं या अकेले होते हैं तो आपको आपके शरीर के साथ नुकसान हो सकता है, तो ये फोर्सेस में होता है। और या फैमिली जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में जब भी आप हॉस्पिटल एडमिट होंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपके माताजी को ये दौरे आते थे, क्या आपके पिताजी को ये दौरे आते हैं, आपके परिवार में किसी को ये दौरे आते हैं, तो ये आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाएगा। और उसके बाद आपकी जेनेटिक जांच भी होगी। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो आपको जांच के लिए यानी कि जेनेटिक जांच के लिए भेजा जाएगा। बात करते हैं आगे। द one set of epilepsy doesn't exclude constitutional idiopathic type of epilepsy, but possibly of organic lesion with the brain associated with the cerebral trauma। ये एक ट्रॉमा के जब आपके ब्रेन में बचपन में कोई हादसा हुआ हो, आपके साथ कोई चोट लगी हो और वो दिमाग में बैठ गया हो, तो उसके ट्रॉमा के कारण भी जो है आपको ये मिर्गी या फिट्स आने के खतरे भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है हमारे माइंड्स में, कुछ दिमाग में, सर में, मेनिंजाइटिस और सिस्टाइसरोकोसिस, इंसेफेलाइटिस, टीबी यानी कि टीबी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेरेब्रल एनेक्सिया इन रिलेशन विद टू कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 3 मंथ इन हाई अल्टीट्यूड एरिया में अगर 3 मंथ से अगर आप सर्विस कर लेते हैं तो वहां पर भी इन चीजों की समस्या हो रही है, जैसे कि इसमें बता रखा है। cerebral infection, CVT and hemorrhage and certain metabolic diabetes and
डीमिलाइटिंग डिजीज शुड बी केप्ट इन माइंड। एक तो ये जो बायोलॉजिकल वर्ड होते हैं, इनको बड़ा बायोलॉजी वाले वर्ड होते हैं, पढ़ने में जरा टफ ही होते हैं। हाउएवर इन सर्टेन केसेस रिमोट सिम्पोटमिक सीजर्स वेयर द सीजर्स माइट पोस्ट डेट द इनिशिएटेड इवेंट ट्रॉमा इन्फेक्शन एटसेट्रा, यानी कि दिमाग में कोई ट्रॉमा हो सकता है, सर में, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। बाय वीक्स टू ईयर्स एंड द इंडिविजुअल माइट नॉट बी इन एलएमसी, जब वो एलएमसी में ना हो तब भी मतलब उनको हो सकता है, जब एलएमसी में हो रहा हो या एलएमसी हुआ तब भी उसको हो सकता है। मान लें कहीं पर हेड इंजरी हो गई है, तो हेड इंजरी होने पर जो है उसको फिट्स, यानी कि आने वाले भविष्य में उनको मिर्गी के दौरे, उस जवान को जो है मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। जब वो चोट लगी हो सर में तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। By weeks to years, an individual might not be in LMC disease. We are confirmed by the radiological evidence of ग्लोसिस। तो आपका एक्सरे किया जाएगा, रेडियोलॉजिकल जो भी है आपका न्यूरोसर्जन करेगा। एक्सेप्टेंस इन ऑन द बेसिस एट्रिब्यूटेबली इफ द कॉजेज इज ड्यू टू इन्फेक्शन सर्विस रिलेटेड ट्रॉमा। सर सीजर को एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी कहा गया है, लेकिन ये तब कहा गया है जब आप हाई अल्टीट्यूड एरिया में 3 मंथ सर्विस करते हैं और वहां पर जो है आपके साथ हादसा हुआ हो और उसका कारण फौज रहा हो। सिंपल सा फंडा है कि आपकी हेड इंजरी हुई है, और हेड इंजरी हुई है तो हेड इंजरी जब आप फौज में थे, आप फील्ड में थे, आपको चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई, उसके कारण बाद में फिर से आने का खतरा हुआ और आपको मिर्गी के दौरे पड़े और सीजर में आप एलएमसी हो गए, तो एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कॉल होगा। ठीक है ना, आपकी इंजरी रिपोर्ट भरी जाएगी, आपके एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा। पास्ट सर्विस रिलेटेड ट्रॉमा मस्ट बी कंफर्म्ड बाय रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ग्लोसिस बिफोर डिसाइडिंग द एंटाइटलमेंट। लेकिन इन सब चीज जांच करने के बाद, किसी डिजीज को डायग्नोस करने के बाद, उसमें आपको जब असेसमेंट, यानी कि जब आपकी ये बीमारी की गई है, क्या इसको एट्रिब्यूटेबल किया जाना चाहिए या इसको एग्रीवेटेड किया जाना चाहिए, ये मेडिकल अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, और उसके बाद आपकी पलटन को इसको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि सीजर में किस प्रकार से डिसेबिलिटी असेसमेंट दी जाएगी और किस प्रकार से इंपेयरमेंट रिलीफ का असेसमेंट दिया जाएगा। सीजर और एपिलेप्सी की बात करेंगे। सीजर एंड एपिलेप्सी मे कॉज लिमिटेशन ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी एंड रिड्यूस्ड क्वालिफाई ऑफ लाइफ। यह हमारे जीवन को जो है कम कर सकता है। कहीं पर भी हादसा हो सकता है, बाई चांस हम कहीं पीस इलाके में है, मान लिया जाए पीस इलाके में जब हम हैं तो हमारा बैरक जो है, हमारा जो रहने का स्थान है वह 2 मंजिला में है, यानी कि 2nd फ्लोर में है या 1st फ्लोर में है, तो वहां पर जो है जवान को रखना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो जाएगा 2nd फ्लोर में, तो 2nd फ्लोर में जाएगा तो नीचे उसको स्टेयर से नीचे उतरना होगा। तो मिर्गी के जिनको दौरे आते हैं तो ऐसे वाली जगहों पर ज्यादा हादसे होते हैं, यानी कि जब सीढ़ी से नीचे वाला हादसा होता है, ऊंचाई वाला हादसा, तो वहां पर से उसको मिर्गी आने का खतरा होता है। यानी कि उस पलटन के अंदर उसका कमांडिंग ऑफिसर, उसका कंपनी कमांडर या उसके ओहदेदार जितने भी हैं, सीनियर सीएचएम जो भी होते हैं, उनको 2nd फ्लोर 1st फ्लोर में नहीं रहने दिया जाता है, यानी कि उनका बिस्तरा कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, बेडिंग नीचे ग्राउंड फ्लोर में कर दिया जाएगा, तो नीचे उनका बिस्तरा लगा दिया जाएगा। और चाहे वो किसी भी कंपनी, मान लिया जाए अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको कंपनी, अलग अलग कंपनी का एरिया है, और मान लिया जाए अल्फा कंपनी 3rd फ्लोर में रह रही है और नीचे जो है आपका ब्रेवो कंपनी रह रही है, या ब्रेवो कंपनी रह रही है एक साइड और ऊपर रह रही है 8 प्लेटून या 9 प्लेटून या 12 प्लेटून। तो प्लेटून वाइज होगा, जब प्लेटून ऊपर रह रही है 3rd फ्लोर में, तो 3rd फ्लोर के जवान को अगर सीजर की प्रॉब्लम है तो उसको ग्राउंड फ्लोर में 7 प्लेटून में शिफ्ट कर दिया जाएगा। या इवन जब पीस इलाके में जब होंगे तो आपका कमांडिंग ऑफिसर यह आदेश आपको दे देगा या कंपनी कमांडर आपको यह आदेश दे देगा कि उस जवान का बेडिंग जो है अल्फा कंपनी से शिफ्ट करके ब्रावो कंपनी के ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट किया जाए। ऐसा होता है कि जवान की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंसान की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है कमांडिंग ऑफिसर आपका बेडिंग जो है खिसका के दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे जवान के साथ कोई भी नुकसान न हो, और हमारा जवान जो है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इलाज किया जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है, और इसीलिए जो उसका बेडिंग चेंज कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं सीधे।
फिर उसके बाद लिखा है इज टू बी डन बेस्ड ऑन सीजर फ्रीक्वेंसी एज सजेस्टेड बिलो द पेशेंट शुड बी ऑन ऑप्टिमल थेरेपी एंड ड्रग कंप्लेंट्स शुड बी अस्योर्ड इन केस ऑफ सीजर आर सेकेंडरी टू ट्रॉमेटिक और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ब्रेन डिजीज द implement may be incorporated in the disease condition leading to seizure। तो इन सब चीज़ों का डिसेबिलिटी असेसमेंट जो है आपके ब्रेन ट्रोमा पर, ब्रेन की इंजरी पर, इस पर डिपेंड करता है कि आपके डिसेबिलिटी असेसमेंट किस प्रकार से होगी और आपका इम्पेयरमेंट रिलीफ का असेसमेंट किस प्रकार के होगा। जब आपको मिल्ड की प्रॉब्लम होती है, मिल्ड मतलब होता है मध्यम, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, मिल्ड मतलब होता है ना के बराबर। तो जब ना के बराबर हो जाता है यानी कि आपका डिजीज को डायग्नोस किया गया है कि इस बंदे को सीजर की प्रॉब्लम है, तो सीजर की प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर क्या करेगा, ऑब्जर्व रखने के लिए उसको मेडिकल कैटेगरी दे देगा 3 महीने 6 महीने, जितने की उसको टेम्परेरी P3 T24 करके उसको दे देगा, या जो भी कैटेगरी होती है सीजर की उसमें आपको T24 करके देगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन, और आपके रेगुलर जो है ट्रीटमेंट चलेंगे, आपको मेडिसिन लेने के लिए बोला जाएगा। तो आप ठीक भी हो सकते हैं। इवन जब सीजर का ट्रीटमेंट पहले लंबा था, लेकिन अब जो है सीजर के ऐसे जवान हैं, मैंने खुद फौज में सर्विस के दौरान मैंने सीजर के कई सारे पेशेंट हैं जिनको मेडिकल कैटेगरी फिट होते हुए देखा है, यानी कि उनका ट्रीटमेंट चला, उन्होंने मेडिसिन सही तरीके से ले और उनको लाइफ में कहीं पर भी फिर दौरे नहीं आए। लेकिन जब मिल्ड की प्रॉब्लम है तो 5% इम्पेयरमेंट, यानी कि उनका डिसेबिलिटी असेसमेंट जब ना के बराबर हो तो 5% इम्पेयरमेंट उनको या डिसेबिलिटी असेसमेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। अब बात करते हैं जब मॉडरेट की समस्या हो, जब सीजर मॉडरेट हो, बाई चांस अगर 6 महीने का कैटेगरी या 2 साल का कैटेगरी उसको रखा गया है, 6 महीने का कैटेगरी रखा है, 6 महीने के दौरान उसको एक दौरा और आ चुका है, जब उसको एक बार दौरा आ गया है तुरंत तो उसको जो है अमाई रूम की गाड़ी आएगी, उसको सीधे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। उस दौरान जो है उसको फिर 2 साल के लिए मेडिकल जो है उसको 2 साल के लिए एक्सटेंशन किया जाएगा, यानी कि 2 साल और उसका इलाज चलेगा मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। तो वहां पर जो है 1 से लेके 5 महीने के अंतर्गत जब भी ऐसे दौरे आते हैं तो उसको 20% जो है यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि 20% उसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट हो जाती है। जब सीवियर कंडीशन हो जाता है, यानी कि 6 से लेकर 10 महीने तक लगातार उसको सीजर के कंडीशन फिट्स आ रहे हैं, यानी कि मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, यानी कि 10 महीने के अंतर्गत हर महीने में उसको मिर्गी के दौरे आते जा रहे हैं, 10 महीने में 10 मिर्गी के दौरे आ गए, 10 बार वो हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो उस दौरान जो है उसको वहां पर 50% डिसेबिलिटी असेसमेंट यानी कि इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया जाता है। और जब वेरी सीवियर कंडीशन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि 10 महीने से ज्यादा अगर हो जाता है, तब भी उसको सीजर की रोकथाम नहीं हो पा रही है, यानी कि उसका कम नहीं हो पा रहा है, यानी कि बढ़ते हुए जा रहा है, उसके फीड्स के दौरे बढ़ रहे हैं, कम होने के बजाय उसके फीड्स के दौरे बढ़ जा रहे हैं। तो बढ़ने के कंडीशन में उसको 90% डिसेबिलिटी असेसमेंट दिया जाता है और इम्पेयरमेंट असेसमेंट उसका 90% हो जाता है, यानी कि उस बंदे को, उस जवान को अकेले आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत है और वो फौज के लायक नहीं रह जाता है, फिर फौज के लायक नहीं रह जाता, यानी कि वो थोड़े से में ही कहीं पर डाउन होगा तो वहां पर उसको फिट्स के दौरे आ जाएंगे, कहीं पर आग देखेगा तो फिरकी के दौरे आ जाएंगे, कहीं पर पानी देखेगा तो वहां पर मिर्गी के दौरे हो जाएंगे, कहीं भी तालाब देखा, नदी देखेगा, बहता हुआ पानी देखेगा तो उस दौरान उसको फिट्स के दौरे आ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये था। अब बात करते हैं इसमें, क्या अगर जवान की 15 साल से पहले अगर उसको अब कमांडिंग ऑफिसर घर भेजना चाहता है या हॉस्पिटल उसको घर भेजना चाहता है, उस कंडीशन में अगर 5% भी अगर डिसेबिलिटी है तो क्या उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मेरे दोस्तों उस वाले केसेस में एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तो उस वाले हादसे में इनवैलिड पेंशन ऑथराइज होगी। और अगर जब 10 साल से पहले अगर कमांडिंग ऑफिसर उस जवान को अगर घर भेज दिया जाता है तो उसको नॉट एट्रीब्यूटेबल या नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस में उसको घर भेज दिया जाएगा। जब उसका कारण फौज न हो तब भी उसको इनवैलिड पेंशन
पेंशन मिलेगी, लेकिन वो नाना पेंशन ऑथराइज होगी। तो इन बातों को आपको समझना है और उसके हिसाब से नाना पेंशन के अंतर्गत यानी कि नाना नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉर एग्रीगेटेड बाय मिलिट्री सर्विस में आपकी डिसेबिलिटी कितनी % है, ये कोई भी मायना नहीं रख सकता। आपका 0 बट्टा सन्नाटा होगा तब भी आपको उसमें पेंशन ऑथराइज होगी, बशर्ते उसका कारण फौज आपको घर भेज रही हो, या आपका 15 साल से अगर पहले सर्विस है यानी कि सीओ आपका घर भेज रहा है, 10 साल से ज्यादा और 15 साल से कम अगर सर्विस है फिर आपको सीओ घर भेज रहा है, तो आपको जो है नाना केसेस में भी आपको पेंशन ऑथराइज होगी, यानी कि सर्विस पेंशन का आपका 50% ऑथराइज होगा। इसमें भी कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी % है, यानी कि अगर 15% है वो भी 0% हो जाएगी और 0% जो होगा वो 50% के बराबर होगा, यानी कि नाना कैटेगरी के अंतर्गत भी आपको पेंशन ऑथराइज होगी। तो इन बातों को समझना है। और नंबर दूसरा ये केसेस है। अब बात करते हैं इम्पेयरमेंट की बात। जब इम्पेयरमेंट अगर आपको सीओ घर भेज रहा है तब तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज होगी, यानी कलर सर्विस से पहले भेजा जा रहा है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज होगी। और अगर बाय चांस अगर आप वॉलंटियर डिस्चार्ज ले रहे हैं तो मिनिमम 20% डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट होना चाहिए, उस केसेस में आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिल पाएगा। और अगर आप कलर सर्विस करते हैं तब भी आपको मिनिमम 20% डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया होना चाहिए और उस हिसाब से आपको इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे फौजी भाई या वेटरन से अगर उनका कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो तो वहां पर जो सीजर या फिट्स या मिर्गी के दौरे जब भी आते हैं, मिर्गी की बीमारी है, सीजर है, ब्रेन ट्रॉमा हो रखा है, ब्रेन में इंजरी हो रखी है, उसके वजह से फिट्स आते हैं, तो उस केसेस में जो भी ये चीजें होती हैं उनके इन पर आप मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करें, हम उनका पूरा रिप्लाई देने का आपको एफर्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।